जी हाँ साथियों, क्या आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं और आप इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं, तो आज की क्लास में हम आपको ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आए हैं, क्योंकि एग्जाम को बहुत कम समय बचा हुआ है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। अब इतने कम समय में क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों के दिमाग में यही चलता है कि क्या पढूं नहीं पढूं, कॉपी पलटाते पलटाते नींद आने लगता है। तो आज मैं आपका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। डेट मीन्स आपको कि जब आप 70 ऑब्जेक्टिव पर होगे तो 70 में 70 कैसे नंबर आएगा, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो शुरू से अंत तक देखना वीडियो को। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 12 का है और ये केमिस्ट्री का है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। और VBI क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है। देखो, हालांकि जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में पैटर्न रहता है कि 70 क्वेश्चन पूछेगा बाबा, और इस 70 क्वेश्चन में से आपको जवाब देना है 35 क्वेश्चन का। 70 में से कितना का जवाब दोगे बाबा? 35 का जवाब देना है। यानी और इसको OMR शीट पर ध्यान से देखिएगा। OMR शीट पर है। वीडियो को तनी शेयर भी कर दीजिए तो अपने अपने दोस्तों को। और हम आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि सभी 12th वाले बच्चों तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही शानदार जानदार, अभी से लेकर एग्जाम तक हम आपके बीच लगे रहेंगे, बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। बस आप लोग खूब एकदम प्यार, सपोर्ट, एकदम सहयोग करते रहिए। देखिए, जब हम लोग पैटर्न की बात करें तो 70 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, और ये 35 बनाना है OMR शीट पर। 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से जो सही रहेगा ना उसको गोले गोल कर देना, तब ना गोले गोले होगी तो डोले डोले, समझ रहे हैं? हाँ, तो भैया याद रखिएगा। तो 35 क्वेश्चन आपको बनाना है, लेकिन हम लोग टारगेट लेके चलेंगे 70 में 70 हमको बनना चाहिए। और अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव लेकर आएंगे, फिर 5 नंबरिया क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर 2 नंबरिया क्वेश्चन लाएंगे, और 15 दिन में अभी आपको क्या पढ़ना है, बस यही सब चीजों का आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, करें। और इसका हम कहते हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा। PDF भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो PDF को भी आप देख लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉलिड स्टेट, अगर ठोस अवस्था से क्वेश्चन आएगा, सॉलिड स्टेट से आएगा ठोस अवस्था से, तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? आप कहोगे कि अगर ठोस अवस्था से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? सबसे पहला तो वही रवादार ठोस, बेरवादार ठोस। आप तो जानिए रहे, रवादार और बेरवादार। थोड़ा सा भाई पानी पिलाना। तो रवादार और बेरवादार, ध्यान दीजिए। तो अगर आपको रवादार ठोस कहेगा, ध्यान दीजिएगा, रवादार ठोस कहेगा यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेगा। क्या कहेगा भाई? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेगा, ध्यान दीजिए। तो रवादार ठोस का दूसरा नाम है, क्या जानते हो? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस है। और जब भी क्रिस्टलीय ठोस कहेगा कि इसका उदाहरण दो, तो याद रखना भैया, एक और बता रहा हूं, बेरवादार ठोस। अगर पूछेगा ना बेरवादार ठोस, या इसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पूछेगा, तो इसमें उदाहरण रखिएगा कांच। अगर कांच कहीं दिखे या कहीं रबर दिखे, हाँ दिख लो, कांच रबर दिखे या बहुलक दिखे, कांच दिखे, रबर दिखे या बहुलक दिखे, तो कहना हाँ जरूर ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी बेरवादार ठोस है। इस इन तीनों को छोड़कर, चाहे कांच का कोनो भी टाइप रहे, रबर का कोनो टाइप रहे, या बहुलक का कोनो टाइप रहे, कांच रबर बहुलक का कोनो भी टाइप रहे भैया, तो कहिएगा ये बेरवादार ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बाद बाकी जैसे इसमें ले लो, बेंजीन दे देगा। क्या दे देगा मेरे भाई? बेंजीन दे देगा, जिंक दे देगा, सोडियम क्लोराइड दे देगा, ठीक है, हाँ यूरिया दे देगा, H2 दे देगा, H2O दे देगा, ETC लगा दो इत्यादि। यानी कांच रबर बहुलक, याद रखिएगा, कांच रबर बहुलक को छोड़कर जो भी बचेगा वो रवादार ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते। ठीक है। अब ये जो क्रिस्टलीय ठोस है, ये भैया ये होता है विषम देशिक प्रकृति का, याद रखिएगा। कोएगा इनमें से कौन विषम देशिक होता है? एन आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, एन आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, तो वो आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कौन रवादार ठोस है, इनमें से कौन बेरवादार ठोस है। जब आप क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो क्वेश्चन बैंक में तो पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक में तो पूछा गया है।
तो रवादार, बेरवादार या क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय का उदाहरण देगा। और याद रखिए ये समदेशिक होता है, यानी आइसोट्रॉपिक नेचरवा का ही होता है, समदेशिक प्रकृति का होता है, इंग्लिश में कहते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है ना। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा बेरवादार ठोस या रवादार ठोस के बारे में, कि आप ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव। तो इनमें से कौन, एक 300 ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए, और वो कम समय बचेगा तब लेकर आएंगे और उधार देना है। लेकिन आप लोग यही है, वीडियो सबको देखते नहीं है, बड़ा दुख की बात होता है। हम आपके लिए इतना ज्यादा वीडियो बनाते हैं, इतना अच्छा से वीडियो बनाते हैं, फिर भी आप लोग नहीं देखते। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार से रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहेगा, क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया, ध्यान दीजिएगा। क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में, 4 भागों में। जो एग्जाम में आएगा उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, इन्हें कि पूरा सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं तो वीडियो तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए उसको छोड़ दिया है। सीधा जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है सिर्फ उसी को टच कर रहा हूँ, छू रहा हूँ। हाँ, एक पहला होता है आयनिक ठोस, ध्यान दीजिएगा। पहला का क्या नाम देंगे, आयनिक ठोस। दूसरा होता है हमारा धात्विक ठोस, क्योंकि लिख कर बता रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा बने, लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ, धात्विक ठोस। और तीसरा होता है भैया सहसंयोजक ठोस, इसी को नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। सहसंयोजक ठोस का दूसरा का नाम का है नेटवर्क ठोस है, और चौथा हमारा है आणविक ठोस। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन आयनिक ठोस है, इनमें से कौन धात्विक ठोस है, इनमें से कौन सहसंयोजक ठोस है, इनमें से कौन आणविक ठोस है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो कहिएगा आयनिक, आयनिक बनेगा, आयनिक बनेगा, बन जाओ। आयनिक बनने के लिए क्या बोले थे, आयनिक बनने के लिए आपको करना क्या होगा, आयंस होना चाहिए, यानी जिसका अवयवी कण आयंस होना चाहिए। आयंस का मतलब एगो प्लस चार्ज होना चाहिए, एगो माइनस चार्ज होना चाहिए। अगर भैया प्लस माइनस है तो जैसे NaCl का ले लो, तो NaCl को जब तोड़ते हैं तो सोडियम प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है ना। आयनिक का मतलब होता है कि प्लस माइनस होना चाहिए। जैसे LiCl हो, Li पर कौन चार्ज प्लस होता है, Cl पर कौन चार्ज माइनस होता है। लेकिन बच्चा जानते हो पसंद क्या करता है, 4 ऑप्शन वाला लेके आओ, कहा प्यारे साथियों बताओ ए बोलिए भैया जी, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, इसको ज्यादा पसंद करता है। भैया हम चाहते हैं अगर वो ऑप्शन में ना रहे, तो इसीलिए थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेकर भी आएंगे। जैसे K2SO4 है, ये सब प्लस माइनस में टूट रहा है, सो ये सब आपके आयनिक ठोस के उदाहरण होते हैं। उसके बाद धात्विक ठोस में जितना भी धातु ले लो, जैसे जिंक ले लो, कॉपर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, लोहा ले लो, ETC जितने भी धातु है वो धात्विक ठोस आ जाएंगे। सहसंयोजक ठोस के अगर उदाहरण कोई आपसे पूछता है तो बोलना हीरा ले लो, क्या ले लो भैया, हीरा ले लो, सोना नहीं। दूसरा बोलेंगे ग्रेफाइट लो, उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड लो, हीरा ग्रेफाइट सिलिकॉन कार्बाइड आपका ये सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है। उसके बाद आणविक ठोस याद रखना अणु के रूप में हो, जैसे H2O, N2 हो, N2O हो, हाँ C6H6 हो, चाहे यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, अगर ये यूरिया हो, चाहे ग्लूकोज हो C6H12O6, ठीक है। अगर ये सब हो तो ये सब समझ लेना आपके आणविक ठोस है। तो ऐसा भी क्वेश्चन 4 ऑप्शन पूछ सकता है, इनमें से कौन आयनिक ठोस है, इनमें से कौन धात्विक ठोस है, इनमें से कौन सहसंयोजक ठोस है, कुछ भी पूछ सकता है। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। तो याद रखना किसका अवयवी कण क्या होता है, क्या एग्जाम्पल है भाई, तनी इसको बड़ा ध्यान से याद रखिएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से आपको हीरा और ग्रेफाइट के बारे में मैं यही बता दूं। हीरा जो है याद रखिएगा, इसमें कार्बन का प्रसंकरण sp3 होता है, ग्रेफाइट में sp2 होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक में से आता है। उसके बाद ये जो ग्रेफाइट है याद रखिएगा, ग्रेफाइट का आकृति षष्ठकोणीय होता है, इसका हीरा का चतुष्फलकीय होता है, ये कठोर होता है, ये मुलायम होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आ जाओ भाई, अब यूनिट सेल की बात करें। अगर हो सकता है फर्स्ट चैप्टर आए, यूनिट सेल से क्वेश्चन आए, यूनिट सेल के बारे में बताओ, है ना। यूनिट सेल को हिंदी में एकक कोष्टिका कहते हैं। अगर एकक कोष्टिका से क्वेश्चन रहेगा, एकक कोष्टिका से क्वेश्चन रहेगा तो बड़ा मजा आएगा। कैसे, यूनिट सेल जो है ऐसा होता है,
यूनिट सेल कैसा होता है, तो एगो फिगर बना देते हैं। यूनिट सेल आपका घन के जैसा होता है, इसके जैसा होता है भैया, घन के जैसा होता है। अगर ये हमारा है और एक यूनिट सेल ऐसा बना दिए, घन के जैसा होता है, घनीय संरचना होता है। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, तो एक घन बन गया ना। तो घन में जो यहाँ पर जो होता है वो कोना होता है। तो कोना यूनिट सेल में होता है 8। बोलिएगा कितना कोना, तो कोना बोलिएगा 8, है ना। यूनिट सेल में कोना जो है, कोना यानी कॉर्नर, कॉर्नर होता है 8। फलक अगर कोई पूछेगा, फलक होता है 6। अगर किनारा की बात करेंगे, किनारा होता है 12। हाँ याद रखिएगा, फलक विकर्ण की बात करें, यानी फलक का विकर्ण अगर हम लोग कहेंगे तो फलक विकर्ण हो जाता है 12। समझ गए। तो ये यूनिट सेल में कोना, कॉर्नर, फेस, एज और फेस डायगोनल की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन आ सकता है योगदान से। योगदान से आपके फॉर्मूला में भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कंट्रीब्यूशन से, कि आप कौन सा परमाणु कितना कंट्रीब्यूशन करेगा और फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा और फॉर्मूला क्या होगा, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो कहना कि जो परमाणु कोना पर रहता है, कोना का योगदान की बात करेंगे तो कोना का योगदान पीपीटी मिल जाएगा, इसका मतलब पीडीएफ मिल जाएगा। कोना का योगदान होता है 1/8, ठीक है। अगर फलक का योगदान की बात करेंगे, फेस का योगदान 1/2 होता है। समझ गए। अगर अंतः का योगदान, जो परमाणु बॉडी के अंदर, विद इन द बॉडी एट द सेंटर रहता है, यानी बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के बाहर क्या है, समझ रहे। तो बॉडी के अंदर रहेगा तो समझ लेना उसका योगदान क्या होता है, बॉडी के अंदर का योगदान होता है 1। समझे, कितना होता है भैया, 1 होता है। अब योगदान तो समझ रहे हो। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक क्रिस्टल है जो 2 परमाणु ए तथा बी से मिलकर बना। पूरा चैप्टर को कवर करेंगे आज, जितना समय लगेगा, लेकिन आज ऑब्जेक्टिव में 70 में 70 आना चाहिए और यही सब ऑब्जेक्टिव को आपको पढ़ना है। अब देखो भैया, एक क्रिस्टल है, ए और बी से मिलकर बना है और ए परमाणु जो है कोना पर है, यानी कोना पर है, अब बी परमाणु को हरा फलक पर है। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, कहिएगा फॉर्मूला सूत्र। तो भैया ए कते छे, कोना पर छे ना हो। कोना कितना होता है भैया, 8। तो योगदान निकालना, कोना कहिएगा होता है 8 और कोना का योगदान होता है 1/8। तो करेंगे क्या, 8 गुना 1/8। बोलो तो भैया क्या करोगे आप, जल्दी बोल दो तू जरा। 8 गुना 1/8 करोगे तो 8 8 कट दियो, कितना हुआ 1। अब फलक कितना होता है, फलक तो बताए हैं 6 होता है। फलक कितना, 6। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना, फलक का योगदान होता है 1/2, तो 6 गुना 1/2 कर देंगे 3। तो बी निकला 3, ए निकला 1, बी निकला 3। फॉर्मूला हो गया AB3। तो जो परमाणु जहां है उसका योगदान निकाल लो, एकदम टिक मार दो। उसके बाद आइए कि संकुलन क्षमता से, पैकिंग इफिशियंसी से, संकुलन क्षमता से आपका क्वेश्चन रहेगा। संकुलन क्षमता जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। अगर आपको पैकिंग इफिशियंसी से क्वेश्चन आएगा तो 3 प्रकार का यूनिट सेल से आएगा, सरल घनीय, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित। सरल घनीय, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। जैसे अगर हम लोग बात करें सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC, अगर तीनों की बात करें तो सरल घनीय का होता है 52.3%। इतना भाग जो है परमाणु द्वारा जो है फेंका रहता है। इस BCC का होता है 68% और FCC का होता है भैया 74%, यानी 74%। याद रहेगा 74%। खाली रिक्तियां हो गया, रिक्तियां। अब रिक्तियां की बात करेंगे तो ध्यान दो, इसमें 47.7% हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 32% हो जाएगा, इसका हो जाएगा 26%। मतलब 100 में से इसको घटा, 100 में से इसको घटा दिए, घटाने के बाद ये आपका बच गया। तो ऐसा करते हैं ना कि इस पर एक हम जो है ना एक कॉलम बना देते हैं। 3 यूनिट सेल होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनिट सेल, यहाँ लिख रहा हूँ कुल परमाणु। एकदम अच्छा से याद कर लो सबको, जो बता रहे हैं इसको आप याद करते चले जाइए। ए और आर में संबंध, ए और आर में संबंध। उसके बाद पैकिंग इफिशियंसी, उसके बाद यहाँ रिक्तियां यानी वॉइड, जितना खाली रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं CN, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उप सह संयोजन संख्या। यानी इतना का कॉलम बना रहे हैं हम। देखिएगा 3 यूनिट सेल होता है, पहला का नाम है सरल घनीय, दूसरा का नाम है BCC और तीसरा का नाम है FCC।
सिंपल क्यूबिक सरल घनीय, बीसीसी अंतः केंद्रित, एफसीसी फलक केंद्रित। ठीक है, अब ध्यान दो, सरल घनीय में कुल परमाणु होता है 1, बीसीसी में कुल परमाणु होता है 2, एफसीसी में कुल परमाणु होता है 4। सरल घनीय में ए बराबर होता है 2r, बीसीसी में ए बराबर 4r/√3। ये रिलेशन है। ए हुआ कोना मतलब जो किनारे की लंबाई है, आर है परमाणु की त्रिज्या वाला, और इसमें होता है ए बराबर 2√2r, ए बराबर 2√2r, ए बराबर 2√2r। उसके बाद सर जी आगे बढ़े तो इसमें पैकिंग इफिशियंसी होता है 52.3%, इसमें होता है 68% बीसीसी के लिए, और एफसीसी के लिए होता है 74%। देखिए भैया जी एकदम ध्यान से सुनिएगा। ओ भैया जी तनी ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में सब आने वाला है क्वेश्चन। हाँ, रिक्तियां इसमें 100 में से 52.3% माइनस करोगे तो आपको आएगा 47.7%, ये आएगा आपको 32%, और ये जो माइनस करोगे तो ये आएगा 26%। ई कॉलम को पूरे आप यादें कर लीजिएगा। सरल घनिया का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी उप सह संयोजन संख्या, जिसको आप लोग समन्वय संख्या भी कहते हैं। तो समन्वय संख्या होता है 6, इसका होता है कितना 8, और इसका कितना होता है 12। ये भी आप याद रखेंगे। तो ये कॉलम है, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए। और इन सभी चीज़ों को आप एमटीआर करके रखो, यानी मारो टोटल रट्टा, है ना। इन सभी चीज़ों को आप रट लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद सीधे से हम लोग आते हैं, जब ये पढ़ गए तो निविड़ संकुलन होता है। निविड़ संकुलन में एक विमीय होता है, 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है और 3 डायमेंशनल होता है। ध्यान दो, 1 डायमेंशनल का कोऑर्डिनेशन नंबर जब आपको पूछेगा तो बोल देना 2 होता है, क्योंकि इसमें एक परमाणु अन्य 2 परमाणु को छू रहा है, स्पर्श करता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलोगे बाबा 2। 2D 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। एक होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12। 3D के लिए कितना 12, ये भी पूछता है। उसके बाद भैया त्रिज्या अनुपात से क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। कौन चीज से, त्रिज्या अनुपात से। और जब त्रिज्या अनुपात को इंग्लिश में बात करें रेडियस रेशियो होता है। क्या होता है, रेडियस रेशियो। और जब त्रिज्या अनुपात की अपन लोग बात करेंगे तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ZNS का कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना 4 होता है। हाँ, उसके बाद NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना 6 होता है। अगर CsCl रहे या CaF2 रहे या Na2O रहे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। अब इनसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, एकदम आप क्वेश्चन बेक उल्टा के देख लेना, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। सोना नहीं है तुम लोग सोना नहीं भाई, ध्यान दो। तो अगर हम लोग बात करें कि आपको पूछेगा NaCl को तोड़ दो, पहले NaCl को जब आप तोड़िएगा, क्योंकि NaCl बना है सोडियम से और क्लोरीन से, तो सोडियम पर हो जाएगा प्लस, क्लोरीन पर हो जाएगा माइनस। तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप संयोजन संख्या कितना होता है 6, तो उसके आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और इसका भी 6 होगा। आपको यहाँ क्वेश्चन ऐसे आएगा कि NaCl में Na का उप संयोजन संख्या बताओ, तो आपको मारना होगा 6। ठीक, क्या मारना होगा 6। अगर पूछेगा NaCl में Cl माइनस आयन का या Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो आंसर होगा 6। लेकिन यही इनके जगह मान लो अगर Na2O रहे या CaF2 रहे, क्या रहे, जैसे मान लो CaF2 रहे, तो इनको तोड़िएगा, Ca अलग होगा और F अलग होगा। ये इसका संख्या कुछ नहीं है, 1 है, वो 1 आगे आएगा। इसका संख्या ये 2 है, 2 आगे आता है, ये 2 प्लस बन के आएगा और ये 1 माइनस बन के आएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना हो जाता है भैया 8। कितना हो जाता है 8। तो इसके आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो जाएगा 8। तो एगो बात बताओ भैया, एगो बात तनी हमको बताइए दीजिए, बताइएगा। एक बात हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आप बताओ CaF2 में F का Cn है, तो F का Cn है, तो ध्यान दो एक गो F का ना पूछ रहा है। यहाँ पर ये नहीं कहा कि 2 F, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 गो F मिलके कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो रहा है, 2 F मिलके, यानी 2 F मिलके कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो रहा है। तो भैया होने ना 2,
तो एक का पूछेगा तो बोलेंगे, एक का पूछेगा तो 2 फ्लोराइड आयन मिलके हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कर रहा है, तो एक फ्लोराइड आयन का हो जाएगा 8/2, यानी कट जाएगा, आंसर आएगा 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। सेम उसी तरह का Na2O में भी निकलेगा। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और जरूर दिखेगा। उसके बाद आ जाओ भैया कुछ दोष। जो दोष जो होते हैं, दोष को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिफेक्ट, डिफेक्ट कहते हैं। तो दोष को समझिए क्या है। तो आपको यहां सबसे पहले रिक्तिका दोष के बारे में पूछेगा कि रिक्तिका दोष के बारे में बताओ। दूसरा आपको अंतराकाशी दोष के बारे में पूछेगा, अंतराकाशी दोष के बारे में पूछेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपको शॉर्टकी दोष के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कौन दोष? शॉर्टकी दोष। उसके बाद आपको फ्रेंकेल दोष के बारे में क्वेश्चन रहेगा, फ्रेंकेल दोष। अरे सिलेबस बहुत आसान है यारो, है ना, इसलिए सिलेबस बहुत आसान है, बस पढ़े रहो, बने रहो, और पूरा एकदम 15 दिन का समय है शेष, और 15 दिन में आपको कर लो जो करना है, कंप्लीट तैयारी कर लो। ये दोनों रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष नॉन आयनिक ठोसों में पाया जाता है। नॉन आयनिक मतलब हुआ कि जो आयंस में नहीं टूटेगा, और ये दोनों जो है आयनिक ठोसों में पाया जाता है। कौन में? आयनिक में पाया जाता है। पहला तो आप डिफरेंस समझ गए, आयनिक ठोसों में पाया जाता है। रिक्तिका दोष में क्या होता है कि चूंकि नाम है रिक्तिका, तो रिक्तिका में यहाँ से क्या होता है, परमाणु गायब होता है। और भैया जब परमाणु गायब होगा, अब तो जानिए रहे कि परमाणु जब गायब होगा स्थान खाली होंगे, स्थान खाली होंगे तो मतलब उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, और द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। तो रिक्तिका दोष के कारण जो है घनत्व जो है ना, याद रखिएगा, घनत्व जो है घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कोई पूछेगा क्यों घटता है? क्योंकि रिक्तिका में परमाणु गायब होता है, और परमाणु जब भी गायब होगा ना, तो परमाणु गायब होगा तो द्रव्यमान को गायब होना पड़ेगा, मतलब घटना पड़ेगा, और जैसे आपका द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा, क्योंकि सीधा समानुपाती का रिलेशन होता है। अब उसी तरह अंतराकाशी दोष में, इसमें क्या होता है कि परमाणु आ जाता है, कुछ बाहरी परमाणु किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो यानी अंतराकाशी दोष के कारण घनत्व क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आ जाइए शॉर्टकी दोष। ये जो शॉर्टकी दोष है भाई, यहाँ पर देखो, शॉर्टकी दोष क्षारीय धातु हैलाइड में पाया जाता है, जैसे LiCl, LiBr, NaCl, NaBr, Na, समझ रहे हैं? ये हुआ क्षारीय धातु और ये हुआ हैलाइड, यानी क्षारीय धातु हैलाइडों में पाया जाता है। इन बातों को आप याद रखेंगे कि क्षारीय धातु हैलाइड में कौन पाया जाता है, शॉर्टकी दोष। और ये फ्रेंकल दोष जो है, ये सिल्वर धातु हैलाइड में पाया जाता है, सिल्वर धातु हैलाइड। सिल्वर तो धातु है ना, है, सिल्वर का संकेत होता है AgF ले लो, AgCl ले लो, AgBr ले लो, Agi ले लो। तो ये आप याद रखिएगा, इनमें फ्रेंकल दोष होता है। अब एक नोट करके यो बात जान लो, नोट करके, कि आपका जो AgCl है, AgBr है, AgBr है, AgBr में दोनों दोष पाया जाता है, शॉर्टकी भी और फ्रेंकल भी, शॉर्टकी भी और फ्रेंकल भी पाया जाता है। याद रखना कि AgBr में दोनों दोष पाए जाते हैं, शॉर्टकी भी फ्रेंकल भी। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए आपको यहां पर क्या करना है, ये जो शॉर्टकी दोष है इसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब होता है। एक धनायन गायब होगा तो एक ऋणायन गायब होगा, दो धनायन गायब होगा दो ऋणायन, यानी समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब होता है। समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टले से गायब हो जाता है। तो जब भैया गायब होगा, सीधा से याद रखिएगा, गायब होगा द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। तो भैया यहाँ पर क्या होगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको, शॉर्टकी दोष के कारण जो है यहाँ घनत्व जो है डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। लेकिन फ्रेंकल दोष में अगर घनत्व की बात करेगा तो देखो फ्रेंकल दोष होता क्या है, इसमें आयन जो है ना ही बाहर जाता है ना ही बाहर से आता है, ना ही बाहर गया ना ही बाहर से आया। तो होता क्या, उसी क्रिस्टल का आयन उसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में रहता, मतलब अपना जगह छोड़ दिया, अपना जगह छोड़ दिया और दूसर के जगह पे जाके सेटल हो गया, यानी उसी क्रिस्टल में है, इधर उधर नहीं किया। तो भैया याद रखिएगा, उसी क्रिस्टल का परमाणु उसी में है, इसलिए घनत्व ना तो बढ़ेगा ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, दोनों में से ये अपरिवर्तित रहेगा। ये क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा।
यहाँ से। उसके बाद एगो एफ केंद्र के बारे में भी जान लो। एफ केंद्र क्या होता है कि ऋणायन रिक्तियां के स्थान पर जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसी को एफ केंद्र कहते हैं। और एफ केंद्र के कारण कोई भी क्रिस्टल रंगीन होता है। कोई पूछेगा क्रिस्टल के रंगीन यानी कलरफुल होने के कारण क्या दीजिएगा, तो एफ केंद्र दीजिएगा। इंग्लिश में आप इसको एफ सेंटर के नाम से जानते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, और इसका पीडीएफ भी मिलेगा, घबराना नहीं है। हाँ, उसके बाद आ जाओ तो आपसे यहाँ पर पूछेगा अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में क्या पूछेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, याद रखना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इंग्लिश में बोलेंगे पारामैग्नेटिक, इसको पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, इसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। जब पारा और डायमैग्नेटिक की बात करेगा तो आपको एगो ट्रिक बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना साथियों, आपको इलेक्ट्रॉन सम करना है, यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। जब आप इलेक्ट्रॉन को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आपको कुछ तो कुछ दिखेगा, जोड़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। या तो सम संख्या आएगा या तो विषम संख्या आएगा। कुछ संख्या ऐसा भी आएगा जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, कुछ संख्या ऐसा भी आएगा जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। तो भैया याद रखिएगा, एक आपको या तो सम संख्या आएगा यानी इवेन नंबर आएगा, या तो आपको विषम संख्या आएगा यानी ओड नंबर आएगा। सम संख्या भी आएगा या विषम संख्या आएगा। अगर सम संख्या आया तो कहिएगा प्रतिचुंबकीय है। क्या है बोलो तो, प्रतिचुंबकीय है यानी डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। और अगर विषम संख्या आया तो बोलना अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है यानी पारामैग्नेटिक है। पारा एमएजी मतलब समझ जाओगे ना, पारामैग्नेटिक है। लेकिन अपवाद है 2 गो, कोई अपवाद है, अपवाद है आपका 2। अपवाद वो कौन कौन है, तो एक है O2, एक है आपका B2। जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालोगे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में जब भैया इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 दूना 16, जो कि सम संख्या है। होना चाहिए ये प्रतिचुंबकीय है, लेकिन ये दोनों अनुचुंबकीय है। इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालोगे 5 दूना 10, दोनों में 2 से पूरा पूरी भाग लग रहा है। देखिएगा हम क्या बोले, जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग रहा है वो प्रतिचुंबकीय होगा, और जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं ले रहा वो अनुचुंबकीय होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 से भाग लग रहा है, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल है अनुचुंबकीय का। इसका तो अनुचुंबकीय का, अनुचुंबकीय, समझे, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। अब कहेगा सर ये क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे आने वाला है, इस बार पूछेगा इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है या इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। जैसे आपको कहेगा O2 प्लस है, या दे देगा Cn माइनस है, या दे देगा N2 है, तो निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो। 8 दूना 16, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गया है, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गया है, माइनस माने इलेक्ट्रॉन आया है। तो भैया प्लस है तो 1 घटा दो यानी 15 निकला। 15 क्या है, सम की विषम, विषम है ना, तो बोलिएगा ये पारामैग्नेटिक है यानी अनुचुंबकीय है। समझ रहे हैं। Cn माइनस, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालो, कार्बन के परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन के 7, माइनस चार्ज है मतलब 1 आया है तो 14 हो जाएगा। ये जो 14 आया है इसमें 2 से पूरा पूरी भाग लगेगा, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। हाँ, N2 है, इलेक्ट्रॉन निकालो, 7 गुना हो गया 14, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक है। समझ रहे हैं, यानी प्रतिचुंबकीय है। तो कौन अनुचुंबकीय है कौन प्रतिचुंबकीय है, आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो बना दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। जब हम लोग आगे बात करेंगे तो आगे क्या बात करेंगे, तो सुचालक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कंडक्टर के बारे में। सुचालक जो है आपका कोई भी धातु रहेगा तो सुचालक है, या ग्रेफाइट रहेगा तो वो भी आपका क्या है, सुचालक है। याद रखिएगा धातु में विद्युत का सर्वोत्तम जो है चांदी है, एजी, एजी मतलब चांदी, इसको कहते हैं सर्वोत्तम चालक। सर्वोत्तम चालक किस में, धातु में। सर्वोत्तम चालक धातु में कौन है, चांदी है। ग्रेफाइट आपका अधातु है, और ये भी विद्युत का जो है ना सर्वोत्तम चालक है, यानी इससे भी करंट पास करता है, ये भी सुचालक है, चालक है।
याद रखिएगा, अगर ये पूछेगा तो बता दोगे। उसके बाद एक होता है, पूछेगा इनमें से कौन कुचालक है या अचालक है। कुचालक के बारे में जब आपसे पूछेगा तो लकड़ी का बोल देना, लड़की नहीं लिख देना, लकड़ी, प्लास्टिक, है ना, रबर, ये सब आप बोल दीजिए, ये सब क्या है, कुचालक है। लेकिन आपको जब अर्धचालक के बारे में पूछेगा, आधा चालक, जब आपको अर्धचालक के बारे में पूछेगा, सेमीकंडक्टर, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका, सिलिकॉन SI, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है आपका ये अर्धचालक है। और अर्धचालक जो है ना हम लोग का दो टाइप का होता है, दो टाइप मतलब एगो P टाइप होता है, ध्यान दीजिएगा, एगो हमारा होता है P टाइप अर्धचालक, एगो होता है हमारा N टाइप अर्धचालक। अब P टाइप अर्धचालक क्या होता है कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में, ध्यान से सुनो, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम लोग वर्ग 13 के तत्व को मिलाते हैं, ग्रुप 13 आप लोग सुने होंगे, बैगन, आलू, गाजर, इंथेला, यानी बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, अगर ये सब को मिलाते हैं तो P टाइप मिलेगा। अब सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर हम लोग वर्ग 15 को मिलाते हैं, तो वर्ग 15 को मिलाते हैं तो वो हो जाएगा N टाइप। ये सारा इस एक चैप्टर का वीडियो है। एक चैप्टर से जब भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। इकतीस मिनट तो भैया वीडियो तो 31 मिनट का बन चुका है, 30 मिनट प्लस बन गया है। तो इसको आज पहला चैप्टर को हम कंप्लीट किए, और कल फिर हम लेकर आ रहे हैं करीब 30 मिनट का वीडियो। तो आप लोग लगातार देखिए, और अभी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको हम भली भांति आपको दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।